नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मेरा नाम रुक्मणी है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। हालांकि आज मेरी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, लेकिन मेरे जीवन के इन बीते 70 सालों में एक बार मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई थी जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस कहानी में बताने वाली हूँ। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब मुझे अपनी ससुराल आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वैसे हमारे जमाने में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। ऐसे में मेरी शादी 10 साल की उम्र में ही कर दी गई थी और शादी के 6 साल बाद मेरा गौना करके मुझे ससुराल भेजा गया था। ऐसे में जब मैं 16 साल की थी तो अपने ससुराल में आ गई थी। उस वक्त मैं देखने में भी काफी खूबसूरत थी और मेरे ससुराल में हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था। वहां पर कुछ ही वक्त में अड़ोस पड़ोस की कई सारी औरतें मेरी सहेली बन गई थी। हम सब एक साथ में दूर कुएं पर पानी लेने भी जाते थे, साथ में खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने जाते थे, गाय भैंसों के लिए चारा लेने जाते थे। अक्सर ऐसे काम हम साथ साथ में करते थे। काफी सारी औरतें हम कुछ ही समय में एक दूसरे से घुल मिल गई थी। वैसे कुछ औरतें मुझसे उम्र में बड़ी थी तो कुछ मेरी हम उम्र थी। सुबह से लेकर शाम तक काफी सारा काम होता था, लेकिन जिंदगी सादा तरीके से अच्छे से गुजर रही थी। मेरा पति केशव भी मुझसे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था। होली आने वाली थी और कहते हैं कि होली, दीपावली और दशहरा जब आने वाले हों तो इस समय पर हमें कोई भी मीठा खाकर या कोई भी सुगंध भरी चीज लगाकर, और खास करके रात के समय तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसे समय में बहुत सारी बुरी आत्माएं घूमती हैं जो हमारे साथ हमारे शरीर में या हमारे घर में आ सकती हैं। वैसे इन त्योहारों के समय चौराहों पर, गांव के बाहर सुनसान जगह पर, सड़क पर टोना टोटका भी बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे उस वक्त गांव में होली के 1 महीने पहले से ही होली की तैयारी शुरू होने लग जाती थी। लोग सारा दिन तो खेती बाड़ी का और अपने घर का काम करते थे और शाम होने के बाद खाना बनाकर जल्दी ही खाना खाकर गांव के लोग उस जमाने में अपना मन बहलाने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए होली से 1 महीने पहले ही होली के गीत गाना, आपस में छुपान छुपाई खेलना, ऐसे बहुत सारे खेल होते थे जो आज के जमाने के लोग नहीं जानते हैं। खेले जाते थे रात के लगभग 12 बजे के आसपास तक खेल खेले जाते थे और जैसे जैसे होली नजदीक आती जाती थी सारी रात ही ऐसे खेल खेलते हुए गुजर जाती थी। उस वक्त रात के वक्त औरतें एक तरफ होली के गीत गाते हुए कबड्डी, छुपन छुपाई, हंसी मजाक, ये सब कुछ करती रहती थी। आदमी का अपना अलग ही ग्रुप होता था और छोटे छोटे बच्चों का अलग ग्रुप होता था। औरतें गांव के बाहर एक खाली मैदान में खेलती थी, जबकि आदमी गांव के दूसरे छोर पर एक तालाब के पास मैदान में खेला करते थे, जिससे किसी को भी किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो। वैसे इन सब में कब वक्त गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। सारा दिन घर और खेती बाड़ी का काम करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती थी। उस जमाने में लोग अपना मन बहलाने के लिए यही तो सब करते थे। आज की तरह टेलीफोन, मोबाइल, टीवी गांव में उस वक्त नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अब तो सुबह उठकर हम काम करते और सारा दिन बस यही इंतजार करते कि कब रात हो और हम सब इकट्ठा होकर इसी तरह मस्ती मजाक करें। धीरे धीरे होली भी नजदीक आती जा रही थी। ऐसे में होली से 1 दिन पहले की बात है, सारा दिन हम यही इंतजार कर रहे थे कि कल तो होली आ जाएगी और बाद में ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे में उस रात हमने तय कर लिया था कि आज हम लगभग सारी रात ही होली के गीत गाएंगे और बाकी के खेल खेलेंगे। जैसे ही शाम हुई तो हम सब ने जल्दी खाना बना लिया। खाना खाकर हम लोग चले गए वहां पर। सबसे पहले हमने होली के गीत गाए। कबड्डी, खारा कुंड जैसे बहुत सारे खेल होते हैं जो आज के जमाने में लोग नहीं जानते, वो सब हम खेल रहे थे। फिर उसके बाद में हम छुपान छुपाई खेलने लगे थे। चारों तरफ चांदनी रात हो रही थी और हम लोग खेलने में व्यस्त थे। तभी मेरा नंबर आया और मुझे अपने गांव की औरतों को ढूंढना था, तो मैं अपनी आंखें बंद करके एक तरफ खड़ी हो गई। मेरे साथ की सभी औरतें, कोई तो वहां पर जो गाय भैंस को चारा रखने के लिए कुछ कच्चे घर बनाए थे उनके पीछे जाकर छुप गई, तो कोई वहां पर कुछ खेजड़ी बबूल के पेड़ थे उनके छाये में जाकर बैठ गई जिससे नजर ना आए। अब मैं सबको ढूंढने लगी। मैंने सबको काफी ढूंढा लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक बबूल का पेड़ था, उसके पास में से मुझे एक औरत निकलते हुए दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद कोई गांव की ही होगी, इसलिए मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। वो मुझे अपने हाथों के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए आगे आगे भाग रही थी और मैं भागते हुए उसके पीछे जा रही थी। उस वक्त मुझे तो ये भी होश नहीं था कि मैं उसके पीछे भागते भागते उसे पकड़ने के चक्कर में कहां पर आ गई हूं। पता नहीं आखिर मुझे हो क्या गया था उस वक्त में। बस उसके पीछे भागते ही जा रही थी और वो हाथ के इशारे से हंसते हुए मुझे बुलाते जा रही थी। तभी मुझे थकान हुई और मैं रुक गई, तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ रुकमा, आ जाओ ना। ये कहते हुए मुझे बुलाने लगी तो ये आवाज मुझे अपने पास की ही रिश्ते में जेठानी लगने वाली सुनहरी की थी। अब मैं बोली, रुकिए जीजी सा, अभी पकड़ती हूं आपको। ये कहते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागते ही भागते मैं गांव से दूर आ गई थी। तभी अचानक न जाने सुनहरी जीजी सा गायब हो गई। मुझे कहीं नजर नहीं आई। जब मैंने नजर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए
क्योंकि मैं गांव से काफी दूर आ गई थी और सामने एक बड़ा सा वट वृक्ष का पेड़ मुझे नजर आ रहा था, जिसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गांव में मैंने अक्सर इस पेड़ के बारे में सुना था कि यहाँ पर रात के समय बहुत सारी बुरी आत्माएं घूमती हैं। ऐसे में रात में तो क्या दिन में भी लोग इसके पास से होकर गुजरने से डरते हैं। मेरी सासू माँ ने तो मुझे साफ कहा था कि जब भी मैं खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने या गाय भैंसों के लिए चारा लेने, पानी लेने कभी भी इस रास्ते से होकर जाऊं तो इस पेड़ से तो बहुत दूर होकर जाऊं और कभी भी अकेले ना जाऊं। उन्होंने तो दिन के वक्त भी मुझे इस पेड़ की तरफ जाने से, इस तरफ देखने से भी मना किया था। और मैं अब खुद इस पेड़ के पास में खड़ी हुई थी, थर थर कांपने लगी। अब मैं वहां से वापस आने लगी तो एक आवाज सुनाई दी जो सुनहरी जीजी की ही थी। रुकमा, मुझे पकड़ो ना। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोली, ये क्या मजाक है जीजी सा, चलो ना यहाँ से। ये कहते हुए मैंने इधर उधर उसे देखने के लिए नजर घुमाई कि एक जगह मुझे वो खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगी तो देखते ही देखते हुए वो काफी लंबी हो गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। हे भगवान, ये जाने अनजाने में मैं कहाँ आ गई। तभी फिर से आवाज सुनाई दी, रुकमा, पकड़ो ना मुझे। जब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज आने लगी जो बड़ी भयानक थी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उस वक्त मैं जैसे ही भागने लगी तो मुझे अपने पास से घुंघरू के बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत मेरे साथ में चल रही है और उसके घुंघरू की आवाज मुझे अच्छे से सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने भागते हुए, घबराते हुए अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, कोई भी नहीं थी। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। गांव के नजदीक वहां पर आ गई जहां सभी औरतें थीं। मुझे आते हुए देखकर सभी औरतें जो इकट्ठा थीं मेरे पास आई और वही सुनहरी जीजी सा मेरी तरफ देखकर बोली, कहाँ चली गई थी रुकमा? हम सब लोग तुम्हें यहाँ कितना ढूंढ रहे थे। हमने तो सोचा कि हमें पागल बनाकर घर जाकर सो गई हो। अब मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोली नहीं पा रही थी। तभी मेरी हालत देखकर सभी औरतें बोली, क्या हुआ? लेकिन मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरी तो आवाज गले में ही अटक गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि कोई बुरी आत्मा, कोई चुड़ैल सुनहरी जीजी सा की आवाज में मुझे अपने साथ लेकर गई थी। उसने मेरे साथ छलावा किया था। अगर मैं यहाँ वापस नहीं आती तो कहीं वो मुझे मार तो नहीं देती, और पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। ये सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो अब मुझे घबराते हुए देखकर सबको काफी हैरानी होने लगी। वे सभी मुझे लेकर घर पर आई। मेरी हालत देखकर मेरी सासू माँ भाग कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ? ये सुनकर सभी औरतें बताने लगे कि उन्हें तो खुद को ही नहीं पता कि आखिर क्या बात हुई है। तभी मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बिदनी, कुछ तो बताओ। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब सभी लोग वहां पर इकट्ठा थे तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ रुकमा, आओ ना, मुझे पकड़ो, आओ ना। मैं आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है और बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। अब तो मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि डरते डरते ही बेहोश हो गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी सास के साथ आस पड़ोस की औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। मुझे होश में आए देखकर सभी ये इंतजार कर रही थी कि मैं उन्हें बताऊं आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों मैं इतना घबरा रही हूं। किंतु मेरी तो अभी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। रात की बात याद कर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ बिदनी, रात को कैसे डर गई, कुछ देखा था क्या? ये सुनकर मैंने घबराते हुए सारी बात बताई तो उनके तो होश उड़ गए। मेरे साथ सासू माँ तो घबराते हुए भगवान को याद करने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा, और मुझे डांटने लगी कि मुझ में इतना सा भी दिमाग नहीं है, मैं उस तरफ क्यों गई थी। अब घर के आदमियों ने ये बात सुनी तो मेरे ससुर जी बोले, अरे कुछ बुरा ना होगा, भगवान पर भरोसा रखो। ये कहते हुए सबको तसल्ली देने की कोशिश की। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई तो गांव की सभी औरतें मेरा हाल चाल जानने के लिए और क्या हुआ था ये बात जानने के लिए वहां पर आने लगी। सभी घबराते हुए यही बातें बना रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, नई नवेली औरत है, कहीं बुरी शक्ति लग गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कहते हुए बातें कर रही थी। उस दिन मेरी सासू माँ ने मुझे अकेला भी नहीं छोड़ा, न घर से बाहर जाने दिया था। मैं खुद तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि मुझे बुखार ही आ गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। शाम को जब सब लोग घर के बाहर होली पूजन करने में लगे हुए थे, मैं अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। तभी अचानक मुझे वही घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेज तेज आ रही थी, जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। घबराते हुए आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे कमरे में भाग रहा है। अब तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मेरे होश उड़ गए। लेकिन मैंने सामने देखा मेरी सासू माँ थी। वो अपने हाथ में लालटेन लेकर अंदर आई और मेरे पास आकर लालटेन की रोशनी में मेरा चेहरा देखकर बोली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो मेरी सासू माँ बोली, घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। ये कहते हुए मुझे तसल्ली दी और खाना खिलाया। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई।
कुछ ही देर में केशव मेरे पास आ गया और मुझे घबराते हुए देखकर मुझसे बातें करने लगा, तसल्ली देने की कोशिश करने लगा। अब हम सो गए। तभी आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे गाल को छू रहा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले तो नींद में होने की वजह से मैं इन सबको नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब किसी के हाथ की छुन बढ़ती जा रही थी तो मैंने सोचा शायद केशव होगा। तभी वो खुरदरा सा हाथ मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा। अब नींद में मुझे ये सब अजीब लग रहा था, तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर अपने बगल में केशव की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने कमरे में नहीं थी, उसी बट वृक्ष के पेड़ के नीचे सोई हुई थी। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी और बहुत ज्यादा डर गई। अब मुझे कुछ समझ में आता, उससे पहले ही मेरी नजर उसे बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर गई तो बिल्कुल एक काला साया बैठा हुआ था, जो अजीब सा था, और उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी। वो एकटक गुस्से में मेरी तरफ देखते जा रहा था। उसके साथ में ही दूसरी डाल पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने गांव की औरतों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की तो जैसे पुतली ही नहीं थी। आंखों की जगह एक जैसी काली खाई थी, साथ में ही उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए दूसरी तरफ देखा। तभी दूसरी डाली पर मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि एक दुल्हन की तरह कपड़े पहने हुए एक लड़की बैठी थी, लेकिन काफी डरावनी थी। उसके दांत काफी लंबे थे, हाथों के नाखून भी काफी लंबे थे। वो अजीब तरह से अपने मुंडे को घुमाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। उसके पास में ही एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसका शरीर पूरी तरह से सफेद और जगह जगह से जला कटा सा था। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब इसके साथ में ही वहां अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। कभी लगता जैसे कोई चिल्ला रहा है, कभी लगता कोई रो रहा है। ये देखकर मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वहां से भाग सकूं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी, तुम तो मुझे नहीं पकड़ पाई रुकमा, लेकिन मैं तुम्हें यही ले आई। मेरे साथ ही रहो, ना रुकना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी तो मेरी आंखों के सामने मुझे एक चुड़ैल नजर आई, जिसके पैरों पर नजर जाते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके पैर उल्टे थे, हाथों के नाखून काफी लंबे थे और चेहरा बड़ा ही डरावना था, लेकिन सिर में बिल्कुल भी बाल नहीं थे। वो बिल्कुल गंजी थी। इसके साथ में ही दांत काफी लंबे थे। पूरा शरीर जैसे हरे रंग का था। कान भी उसके बड़े बड़े थे। हाथों के नाखून भी बड़े ही भयानक थे। वो मेरी तरफ आने लगी और बोली, मुझे तो नहीं पकड़ पाई तुम, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अब अपने साथ रखूंगी। ये कहते हुए धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक होने लगी कि डर की वजह से मेरे दिमाग में तो काम करना ही बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उस वट वृक्ष में से बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैल मेरे पास कूद गए और सभी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। उनमें से सभी भूत चुड़ैल अजीबोगरीब थे। कोई तो दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन हड्डियों का ढांचा और बड़ी डरावनी थी। कोई उम्र में ज्यादा थी और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे सड़ा हुआ है। जगह जगह से मांस और खून लटक रहा था, तो किसी की गोद में बच्चा था, लेकिन देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। ये देखकर मुझे तो अब अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। ये सभी लोग मुझे अब जिंदा ही नोच कर खा जाएंगे। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए मैं आखिरी बार कोशिश करना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर जाम गए थे। घबराहट की वजह से न कुछ बोल पा रही थी, न कुछ सोच पा रही थी, न वहां से भाग पा रही थी। तभी मुझे गांव की तरफ से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में मसाले थे, जिसकी वजह से कई सारी मसाले मुझे जलती हुई और आती हुई दिखाई दी। ऐसे में दूर से उन लोगों को आते हुए देखकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरे घर वालों को पता चल गया है कि मैं घर पर नहीं हूं, इसलिए मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। तभी जो चारों तरफ से मुझे भूत पिशाच घेरे हुए थे, वो अजीबोगरीब आवाज करते हुए मेरे चारों तरफ भागने लगे, रोने लगे और चिल्लाने लगे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं घबराते हुए चिल्लाने लगी, क्योंकि मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मैं उन भूत पिशाच चुड़ैलों के बीच में हूं और वे लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में वहां से भागने की कोशिश करने लगी, किंतु मैं तो घर पर थी। ऐसे में मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ और सभी औरतें मेरी तरफ देखने लगी। मेरी सासू माँ ने मुझे जैसे तैसे संभाला। पास की औरतों ने भी मेरे हाथ पकड़े और बोली, क्या हो गया है रुकमा, संभालो अपने आप को। उनकी आवाज सुनकर मुझे जैसे कुछ होश आया। अब मैंने आंखें खोलकर घबराते हुए देखा कि सुबह हो चुकी थी। मेरी सास और गांव की कुछ औरतें मेरे पास में खड़ी हुई थी। अब मैं थर थर कांपने जा रही थी। रात की बातें ही मेरे दिमाग में छाई हुई थी। तभी मेरी सासू माँ बोली, रात को अचानक तुम उठकर उस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे चली गई थी। तुम्हें पता है हम सब लोग कितना घबरा गए थे तुम्हें घर में ना देखकर। हमें तो कुछ पता न चलता कि केशव को रात को प्यास लगी तो उसकी नींद खुली, तो तुझे वहां ना देखकर हमें आकर जगाया था
तो तुम्हारे बाबोसा गांव के लोगों को और केशव के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढने के लिए चले गए, तो तुम उस बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। ये कहते हुए वे घबराने लगी और बोली, मुझे तो शक है कि जरूर कोई बुरी शक्ति का साया तुम्हारे ऊपर है, तभी तो तुम वहां बेहोश थी। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। ये कहते हुए वे घबराते हुए रोने लग गई। ये देखकर गांव की औरतें उन्हें संभालने लगी, हिम्मत देने लगी, लेकिन मैं तो बस एक तक उनकी तरफ घबराते हुए देख रही थी, किंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मेरे बारे में खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मेरे ऊपर बुरा साया है, जिसकी वजह से मैं उस बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। अब धीरे धीरे गांव के कुछ लोग घर पर इकट्ठा हो गए। अब तरह तरह की बातें घर वालों को बता रहे थे कि वहां पर कोई तांत्रिक बाबा है जो बुरी शक्तियों से मुझे आजाद करवा देगा। तो कोई कह रहा था कि उस गांव में एक पुजारी है, कोई पंडित बता रहा था। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ऐसे में घर वालों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। ऐसे में दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। केशव पास में ही दूसरी खाट में सो रहा था। क्योंकि मेरी हालत को देखते हुए अब घर वाले मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे में तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छूने की कोशिश की है और फिर उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। वो मेरे शरीर को जगह जगह छूने की कोशिश कर रहा था। ये महसूस होते ही मैंने घबराकर आंखें खोलकर देखा। केशव तो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके अलावा मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर अपने हाथों का दबाव बनाया है। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली। मैं चिल्लाना चाहती थी, वहां से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को जकड़ लिया हो। अब धीरे धीरे मेरे शरीर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और अचानक सीने पर ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो। मुझे कुछ भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे हो रहा था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी घबराहट की वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं। अब मैं फिर से आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाकर मुझे फेंक दिया हो। इतनी जोर से फेंका था कि मुझे बहुत तकलीफ हुई, चोट महसूस होने लगी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाकर मुझे हवा में उछाल दिया हो। अब मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज भी गले में अटक गई थी। तभी फिर से किसी ने मुझे खाट पर ही सुला दिया। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक मैंने आंखें खोली तो मैं अपनी खाट पर थी, परंतु अब मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए केशव को जगाया, लेकिन डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। मैं घर का कामकाज करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। ऐसे में घर का काम करते हुए अब मेरी सासू माँ गुस्सा कर रही थी। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए बड़बड़ा रही थी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जब खाना बन गया तो केशव मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आया, तो घबराते हुए मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया। ऐसे में रात को खाना वगैरह खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास में कोई बैठा हुआ है। ये एहसास होते ही मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर देखा तो वही डरावनी चुड़ैल मेरी तरफ घूरते हुए देख रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। उस वक्त सभी घर वाले खाना खाकर बाहर आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे और वो चुड़ैल मेरी तरफ देख रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर भयानक आवाज में, एक ऐसी आवाज में जो एक औरत की नहीं एक आदमी की हो, वो बोली, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी तुम्हें मैं अपने साथ। ये कहते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और अपनी मुंडी अजीब तरह से इधर उधर घुमाने लगी। तभी मेरी नजर उसके पीछे गई तो कोने में न जाने कितने भूत, प्रेत और चुड़ैल खड़े हुए थे, जो सभी खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब तो घबराहट की वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर अपने कमरे में किसी के आने की आहट को सुनकर मैंने आंखें खोली तो केशव था जो मेरे पास आकर लेट गया, लेकिन मुझसे बोला कुछ नहीं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। अचानक रात को मुझे बहुत सारे घुंघरू बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे घुंघरू एक साथ में बज रहे हैं। ये सुनकर मैंने घबराते हुए आंखें खोली तो मैं आज भी उस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहां तक कैसे आ गई। तभी कल की तरह वही सब कुछ मेरे साथ होने लगा। वही अजीबोगरीब बुरी शक्तियां मुझे दिखाई देने लगी थी और इन सब से घबराकर मैं बेहोश हो गई। सुबह आंखें खुली तो अपने घर पर थी। उस दिन भी मेरी सासू माँ ने बताया कि रात को मैं अचानक गायब हो गई और उसी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही बेहोशी की हालत में मिली थी। ये कहकर मेरी सासू माँ बहुत घबरा रही थी। साथ में मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर मैं उस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंच कैसे जाती हूँ, क्योंकि कल जब मैं उस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिली थी तो मेरे सास ससुर आज मेरा ध्यान रखने के लिए आंगन में दरवाजे पर ही सोए हुए थे।
फिर भी कब और कैसे कब घर से निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। ये सोचकर उन्हें लग रहा था कि कोई बुरी शक्ति मुझे उठाकर ले जाती है। वैसे मेरे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद भी नहीं था कि आखिर मैं घर से वहां तक कैसे पहुंची। अब मेरी इस तरह हालात बिगड़ते हुए देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए। अब किसी के कहने पर वे लोग मुझे लेकर एक तांत्रिक के पास गए, जहां पर तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोलकर मेरे गले में एक धागा बांधा, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रोज मेरे साथ वही घटना घटित होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं खुद तो हमेशा डरी ही रहती थी। घर वालों को भी मेरी बहुत चिंता सताने लगी थी। अब तो रात को मुझे एक चुड़ैल नहीं, वो सारी आत्माएं दिखाई देने लगी थी। जब कमरे में अकेली होती तो कोई मुझे अपनी खाट के पास खड़ा दिखाई देता था, तो कोई मुझे कमरे में चलता हुआ दिखाई देता था। कोई ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की की तरफ से मेरी तरफ देख रहा है। कोई कमरे की छत से उल्टा लटका दिखाई देता था। इन सब की वजह से मेरा दिमाग तो काम करना छोड़ गया था। अब मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन इन सब की वजह से डरी बैठी रहती थी, और अब हमेशा मुझे इतनी ज्यादा थकान महसूस होती कि खाट में से उठने का मन भी नहीं करता। ना मेरा दिमाग काम करता कि मैं कुछ काम करूं, जैसे कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। ऐसे में सासू माँ को सारा काम करना पड़ता, जिसकी वजह से मेरी सासू माँ भी मुझे काफी कुछ भला बुरा सुनाती रहती थी। लेकिन मुझे तो जैसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। हमेशा डरी सहमी रहती थी। किसी को कुछ भी बता भी नहीं पाती थी कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, मेरे साथ क्या होता है। मेरे ससुराल वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मेरा इलाज करवाने की, उन बुरी शक्तियों से मुझे आजाद करवाने की, लेकिन वे बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर कोई मुझे अजीब तरीके से डराने लगा था। पहले तो मुझे सब कुछ रात को ही दिखाई देता था, लेकिन अब तो हर पल मुझे उनके होने का एहसास होता था। इसके साथ में ही अब मेरा रूप रंग भी ढलने लगा था। आंखों के नीचे काफी गड्ढे हो गए थे, शरीर सूखकर कांटा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा खून चूस लिया हो। होंठ भी कटे फटे से हो गए थे, और हाथ पैरों में भी जैसे झुर्रियां पड़ने लगी थी। जब कभी मुझे जरा सी नींद आ जाती तो कभी मुझे एहसास होता जैसे मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, कोई मेरे खून को चूस रहा है। कभी मुझे एहसास होता जैसे किसी ने उठाकर मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, तो कभी सच में ही मुझे उठाकर हवा में झुलाकर नीचे पटक दिया जाता है। ऐसी अजीब और गरीब घटनाएं मेरे साथ हो रही थी। तांत्रिक, भोपा, इन सब के यहाँ काफी ज्यादा इलाज करवाने के बाद अब घर वाले भी मुझे काफी भला बुरा कहने लगे थे कि उनकी किस्मत ही खराब थी जो मुझे घर में लेकर आए थे। गांव में भी लोग मुझे देखकर डरने ही लगे थे। सबको ये लगने लगा था कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वे बुरी शक्तियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, अपने साथ ही ले जाएंगी। ये कहते हुए गांव के लोग उदाहरण देते थे कि मुझसे पहले भी गांव में ऐसे ही किसी कुंवारी लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ था, और धीरे धीरे वो पूरी तरह सूख कर कांटा हो गई, और एक दिन वे बुरी शक्तियां उसे अपने साथ ले गई। आज भी वो लड़की कभी कभार गांव के लोगों को उसी वट वृक्ष के पेड़ के आसपास दिखाई देती है। उस वक्त ये सब कुछ सुनकर मुझ पर क्या गुजरती थी, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। वैसे जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे देखकर मैंने भी अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब मुझे हर पल अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। ऐसा लगता था कि न जाने कब मेरी जान चली जाएगी, कब ये बुरी शक्तियां मुझे अपने साथ ले जाएंगी, क्योंकि वो चुड़ैल रोजाना मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहती थी, किंतु अभी तक मुझे अपने साथ नहीं ले जा पा रही थी। तभी किसी ने मेरे पति केशव को मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताया कि वहां पर बुरी शक्तिशाली आत्माओं का विनाश किया जाता है, वहां पर मुझे इन सब से मुक्ति मिल सकती है। ये सुनकर मेरे पति केशव मुझे मेहंदीपुर बालाजी ले जाने की तैयारी करने लगे, तो अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। मैं अपने आप पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर तो मेरा था, लेकिन आवाज कोई और निकाल रहा है। वही चुड़ैल गुस्से में कह रही थी, जान से मार डालूंगी इसे, अपने साथ ले जाऊंगी, इसे ले जाऊंगी। इसे कहते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर सभी घर वाले बहुत डर गए। ऐसे में मेरी हालत देखकर मेरे पति ने सोच लिया था कि मैं अकेले मुझे नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर मेरे ससुराल वाले मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेहंदीपुर बालाजी के लिए लेकर गए थे। बस में 2 दिन का सफर करने के बाद हम लोग वहां पहुंचे थे। जैसे जैसे मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुंचती जा रही थी, मेरे शरीर की जलन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं दर्द में तड़पते हुए चिल्ला रही थी। मैं अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, मन कर रहा था यहां से बहुत दूर भाग जाऊं, लेकिन घर वालों की पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। उन लोगों ने तो मेरे हाथ पैर तक रस्सी से बांध दिए थे। ऐसे में वो लोग मुझे मेहंदीपुर बालाजी के पास लेकर गए। जैसे ही मैंने वहां पर कदम रखा तो मुझे एक शांति सी मिली थी, जैसे जो जलन मुझे हो रही थी वो अचानक गायब हो गई। शरीर भी हल्का फुल्का सा हो गया था। मन कर रहा था कि वहीं पर रहूं। तभी वहां पर मेहंदीपुर बालाजी के एक भक्त थे, किशोरी नंदन जी। उन्होंने मेरी हालत के बारे में सुना और मुझे देखा तो मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। बालाजी की कृपा से मेरे गले में उन्होंने एक ताबीज बांधा और बताया कि मेरे ऊपर एक नहीं, ना जाने कितनी बुरी शक्तियां हैं जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं।
और अब तक मुझे अपने साथ ले भी जाती। पता नहीं भगवान की कौन सी शक्ति है जो अब तक मुझे जिंदा रखे हुए थी। ये कहते हुए सारी बातें बताई कि वैसे मैं एक चुड़ैल के छलावे में आकर ही उस वट वृक्ष की तरफ गई थी, जिससे वहां जितनी भी बुरी शक्तियां थी सबकी नजर मुझ पर पड़ गई और वो मेरे ऊपर हावी हो गई। ये कहते हुए काफी सारी बातें बताई और अंत में कहा कि आज के बाद ना तो इसे कोई भूत प्रेत दिखाई देगा और ना इसके साथ कोई घटना होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ये पूरा साज श्रृंगार ना करें, बिल्कुल सादा रहे, क्योंकि जिस दिन ये होली की रात खेल रही थी ना एक तो नई नवेली औरत थी और होली होने की वजह से इसने अपने हाथ पैरों में मेहंदी लगाई हुई थी, तो उसकी खुशबू से ही वो चुड़ैल इसके पास आई थी। वैसे भी होली की रात में बुरी आत्माएं इधर उधर घूमती रहती हैं। वो चुड़ैल इसके पास आई और अपने छलावे में इसे बहकाकर इसे अपने साथ लेकर गई थी। किंतु आज के बाद ध्यान रहे ये कोई भी श्रृंगार ना करें, वरना कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए उन्होंने सख्त चेतावनी दी। फिर हम लोग वहां से वापस लौट आए। उसके बाद ना मुझे कोई चुड़ैल दिखाई दी, ना कोई भूत दिखाई दिया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखाई दिया। पर जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। अब तो उसे वट वृक्ष की तरफ जाना भी दूर, कोई उसके बारे में भी बातें करता ना तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से उबरने लगी थी। अब मेरे गले में हमेशा मेहंदीपुर बालाजी का ताबीज रहता है। मैं हर साल उनके दर्शन करने के लिए जाती हूँ और अपनी हैसियत अनुसार कुछ चढ़ावा चढ़ाती हूँ। ये मेहंदीपुर बालाजी की ही कृपा थी कि फिर उनके आशीर्वाद से मैं 2 बेटों की मां बन गई, वरना जिस तरह उस चुड़ैल के साथ कितनी शक्तियां मेरे शरीर में आई थी मैं कभी मां बन ही नहीं सकती। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी ने मेरी जिंदगी को फिर से संवार दिया। धीरे धीरे इसी तरह जिंदगी गुजरने लगी। मेरे पति केशव को किसी सेठ के यहाँ शहर में काम मिल गया था। धीरे धीरे उन्हें वहीं पर रहने का, खाने पीने का ठिकाना भी मिल गया और गांव में मेरी सासू मां को हमेशा मेरे बारे में सोचकर डर लगा रहता था। इसलिए उन्होंने मुझे केशव के साथ भेजने का फैसला कर लिया। ऐसे में अपने बेटों को लेकर गांव को छोड़कर मैं शहर आ गई थी। अब मेरा कभी कभी गांव जाना होता था, लेकिन जब सास ससुर की मौत हुई उसके बाद हमने गांव जाना लगभग छोड़ ही दिया था। कभी कभार हम गांव जाते हैं। वैसे अब मेरे बेटों की भी शादी हो गई है, पोते पोती भी हो चुके हैं, लेकिन जो घटना मेरे साथ घटी थी उसे याद करके आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही ये हादसा मेरे साथ में हुआ है। आज भी मैं उन सबको नहीं भूल पाती और बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।